तो चैप्टर है अपन लोगों का धातु एवं अधातु। ठीक है, इसमें जो है अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम लोगों ने अभिक्रिया देख लिया था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोगों ने अभिक्रिया देख लिया था, सारा अभिक्रिया देख लिया था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं तो वो क्या है, वो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हम लोग देखते हैं। तो धातुओं का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हम लोग देखते हैं, है ना। तो क्या होता है स्थिति, तो यहां हम हेडिंग दे देते हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। धातु का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, सारे स्टूडेंट यहां ध्यान देंगे। धातुओं का किसके साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, है ना। तो देखते हैं धातु जो है क्लोरीन के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती है। उसमें से हमको देखना है सबसे ज्यादा जो है क्रियाशील धातु कौन सा है ना, इसको हम लोग जांचते हैं। तो देखिए धातु में पहले हम लेते हैं किसका, पोटासियम को लेते हैं। किसको लेते हैं, पोटासियम का, के, है ना। इसको अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो देखिए K+Cl2। क्लोरीन क्या है, ये सॉलिड है, ये गैस है ना। यहाँ पे C थोड़ा बड़ा लिखना है, C क्या लिखना है, बड़ा लिखना है, तो एग्जाम में नंबर काट दिया जाएगा, है ना। तो परिणाम क्या होगा, KCl। तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस जो है 2 लगा करके जो है, यहां अगर हम 2 लगा देते ये बैलेंस हो गया, है ना। अब जो हम लोग देखेंगे सोडियम का, किसका देखेंगे, सोडियम का। सोडियम का क्लोरीन से अभिक्रिया करा करके क्या होता है, इसको हम लोग जांचते हैं, है ना। तो यहां ध्यान दो, सोडियम का होता है Na, सोडियम का क्या होता है Na। इसको अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या है, गैस फॉर्म में है, क्लोरीन गैस फॉर्म में, ये धातु है ना। सोडियम धातु को क्लोरीन से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो होता है क्या, NaCl। ये बैलेंस है, नहीं है, अब ये बैलेंस हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम का क्लोरीन से अभिक्रिया करा के, किसको देखते हैं, कैल्शियम को क्लोरीन से अभिक्रिया करा के देखते हैं, तो क्या परिणाम आता है उसको हम लोग जानते हैं, है ना। देखिए कैल्शियम है ना, इसको अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, किससे अभिक्रिया करवाएंगे, क्लोरीन से। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है ना। तो क्या होगा, CaCl2, क्या बनेगा, CaCl2, CaCl2। उसके बाद हम लोग जो अभिक्रिया कर रहे हैं किसका करवाएंगे, मैग्नीशियम का। किसका करवा के देखेंगे, मैग्नीशियम का, है ना। और एक एक चरण हम लोग देखते जाएंगे आगे क्या होगा, करके देखते हैं। किसका देखते हैं, मैग्नीशियम का, Cl2, है ना। तो क्या बन रहा है, MgCl2, ये भी बैलेंस है। अब हम लोग करेंगे किसका, अल्युमिनियम का करके देखते हैं। किसका करके देखें, एल्युमिनियम का करके देखते हैं, Al। किसका करके देख रहे हैं, Al प्लस Cl2। और यहां आपको पता है क्लोरीन गैस के फॉर्म में है, मैग्नीशियम सॉलिड है, एल्युमिनियम गैस मतलब सॉलिड के रूप में लिए, क्लोरीन क्या है, गैस के फॉर्म में है। तो बन जा क्या रहा है, AlCl3 बन जा रहा है ना, AlCl3 बन जा रहा है। तो यहाँ पे तब जाके 6 होगा, यहाँ तुम कितना लगा दो, 2, ठीक है, 6 हो जा रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं किसका, यहाँ पे आप देखो AlCl3 क्यों है, क्योंकि आप बैलेंसी जो है एल्युमिनियम में कितना है, 3, क्लोरीन का कितना है, 1, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। फार्मूला निर्माण आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, है ना, और दिक्कत तो है नहीं, सारे स्टूडेंट को पता है फार्मूला कैसे बनता है। यहां ध्यान दीजिए, अब किसका हम करके देखें, जिंक का करके देखते हैं, ठीक है। किसका करके देखते हैं, जिंक का, Cl2, क्या हो जा रहा है, ZnCl2, ZnCl2।
इसके बाद किसका करके देखें बताओ? इसके बाद आयरन का हम लोग करके देखते हैं। किसका करके देखते हैं? आयरन का। क्या होगा? Cl2 क्यों होगा? यहां FeCl2 नहीं होगा। FeCl2 नहीं होगा भाई, FeCl3 होगा। क्या होगा? FeCl3। अब बोलोगे 3 क्यों होगा? तो मल्टीपल वैलेंसी है। क्या है? मल्टीपल वैलेंसी है आयरन। क्या है? मल्टीपल वैलेंसी। इसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ेंगे। आयरन क्या है? मल्टीपल वैलेंसी। 2 भी होगा, 3 भी होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। ये 11th की बात है। 11th में जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वहां हम लोग जानेंगे इसके बारे में 3 क्यों होगा। और ये जो है आयरन मल्टीपल वैलेंसी है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे? ये गैसीय फॉर्म में है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है? FeCl3। ठीक है, अब हम लोग एक और का जो है धातु का करके देखते हैं, वो है कॉपर। किसका करके देखेंगे? कॉपर। कॉपर का जो हम लोग करेंगे तो क्या होगा पता है आपको? कॉपर को गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉपर को आपको याद रखना है, कॉपर जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो गर्म करने पे टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गर्म करने पर ही कॉपर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। कॉपर क्या करेगा? गर्म करने पर ही कॉपर क्लोरीन से अभिक्रिया करके जो है रिएक्शन जो है करेगा, अभिक्रिया करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान दे रखना है ना? कॉपर का जो हम लोग रिएक्शन करेंगे, यहां हम करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, Cu प्लस Cl2। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होगी क्या होगी? Cu Cl2, लेकिन गर्म करने पे कैसे होगी? गर्म करने पर, समझे? किस पे होगी? गर्म करने पर ये होगा। और समझे ना आप? ये है। तो यहां पे आप देख रहे हो, है ना, कॉपर जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, गर्म करने पे कर रहा है। इस प्रकार जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके जो है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? सोडियम, पोटासियम, सोडियम। इस प्रकार आप देख रहे हैं, सारे हैं, है ना? आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के। किससे अभिक्रिया करा के? हाइड्रोजन से। धातुओं का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो जल्दी। देखिए, यहां ध्यान दीजिए। धातुओं का साथ अभिक्रिया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं धातुओं का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो देखिए यहां पे यहां ध्यान दीजिए। सभी धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, सभी धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। दिमाग में बिठा के रखना आप लोग, है ना? केवल कुछ। अब देखिए यहां पे क्या लिखना है, केवल कुछ क्रियाशील, केवल कुछ क्रियाशील धातु ही, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ
अभिक्रिया करता, देखो सभी धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, केवल कुछ धातु ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है ना। लेकिन देखो आपको बताते हैं एक बात, इसमें भी इसको अभिक्रिया कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अभिक्रिया तभी करेगा जब आप, यहां पे एक और पॉइंट लिख देना आप, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया तभी करेगा जब हम इसको गर्म, कहां पे, ये बोल रहे हो ना, ये थोड़ा बढ़ा दे, छोटा पड़ गया है ना, कोई बात नहीं, गर्म करने पर, कब करेगा, जब इसको हम गर्म करेंगे तभी करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करता है ना। तो पहले हम किसको करते हैं, पोटासियम को करके देखते हैं। किसका करके देखते हैं, पोटासियम को हाइड्रोजन से अभिक्रिया, कैसे, गर्म करने पे, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, आप लोग उतारिएगा बाद में, पहले भी ध्यान दीजिए, ठीक है। K प्लस H2, तो क्या बनेगा, KH, मतलब पोटासियम हाइड्राइड, क्या बनेगा, पोटासियम हाइड्राइड। यहां 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए सोडियम का करा के देखते हैं, किसका करा के देखते हैं, सोडियम का। H2 से अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, NaH, यहां 2 लगा देंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड हो गया। अब हम लोग करवा के देखते हैं किसका, अब हम लोग करवा के देखते हैं कैल्शियम का। किसका करवा के देखते हैं, कैल्शियम का, Ca प्लस H2, है ना। तो क्या हो गया, CaH2, CaH2 मतलब कैल्शियम हाइड्राइड, क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड। अब हम लोग करवा के देखेंगे किसका, हम लोग अब करवा के देखेंगे एल्युमिनियम का। किसका करवा के देखेंगे, एल्युमिनियम का। उसके बाद H2, है ना। तो क्या हो गया, AlH3, एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये बैलेंस है, ये बैलेंस हमको नहीं लग रहा है, यहां 2 लगा दो, ठीक है। यहां पे आप 3 लगा दो, ठीक, ठीक है, यहां 2 लगा दो। अब ये बैलेंस है, अब क्या है, ये बैलेंस है। सारे अब रिएक्शन जो हो रहे हैं ये सारे गर्म करने पे हो रहे हैं, कि कैसे हो रहे हैं, गर्म करने पे, है ना। मैग्नीशियम प्लस H2, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, है ना। तो यहां पे आप देखो, आपको एक बात याद रखनी है, यहां हम साइड में लिख देते हैं, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सभी धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, समझे इस बात को। तो ये है, इन सारे को जो है आप नोट कीजिए, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे जब भी किसी भी धातु का, है ना, इसमें क्या होगा, आपको गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जो है ZnCu और Fe, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, इसको नोट कीजिए। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि अभी धातुओं का गुणधर्म के बारे में हम लोगों ने देखा, रासायनिक गुणधर्म, है ना। अब हम लोग देखेंगे अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म। क्या देखेंगे, अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म। क्या देखेंगे, अधातुओं का अधातुओं का रासायनिक
गुणधर्म, ठीक है। तो अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म में हम अभी देखते हैं, जो अधातुएं जो है का जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। हमने अभी देखा था धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं, है ना। क्या बनता है? क्षार। तो अभी हम लोग देखेंगे जो अधातु जो अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है ना। तो इसको हम देखते हैं। तो पहले लिखते हैं अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्या देखेंगे? अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो यहां पे ध्यान देना है, का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, अभिक्रिया। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो होगा ये जो अभी हम जान रहे हैं। देखिए यहां पे ये जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पे देखिए अधातु प्लस ऑक्सीजन, जिससे बनेगा अधातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? अधातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? अधातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? अधातु ऑक्साइड। और आपको यहां पे ये बात समझना है, बात ये है जो हमको समझना है, ध्यान दीजिए। यहां से जो है एक बात ये निकलेगी, एक बात ये निकलेगी। तो ये बात जो निकलेगी इसमें देखिए, ये जो अधातु होंगे क्या होंगे? अधातु, अम्लीय, अम्लीय प्रकृति की होगी। एक होगी उदासीन प्रकृति की। क्या होगी? उदासीन प्रकृति। क्या होगी? उदासीन प्रकृति की। एक होगी अम्लीय प्रकृति की, एक होगी उदासीन प्रकृति की। तो यहां पे आप देखो इस बात को और समझो, है ना। उदासीन प्रकृति और अम्लीय प्रकृति की जो होगी उसमें से पहला होगा कार्बन। क्या होगा? एक होगा कार्बन। देखो यहां पे कार्बन को हम सी से लिख सकते हैं ना, है ना। कार्बन को हम सी से लिख सकते हैं। और सल्फर क्या होगा? सल्फर, है ना। कार्बन और सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन और सल्फर का ऑक्साइड। कार्बन और सल्फर का ऑक्साइड। और उदासीन प्रकृति की जो होगी वो कौन होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे अब इसका हम प्रयोग करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? प्रयोग करके देखते हैं। प्रयोग करके देखना बहुत ही जरूरी है और हम लोग को इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हम पहले देखते हैं कार्बन। क्या है? कार्बन। तो यहां पे आप देख रहे हो धातु, अधातु प्लस ऑक्सीजन बनेगा अधातु ऑक्साइड, है ना। तो अब यहां पे हम क्या अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यही पढ़ रहे हैं ना। तो यहां पे हम लोग प्रयोग देखते हैं। जैसे कि आप देखो, पहले हम लेते हैं अम्लीय प्रकृति। क्या होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी। तो इसको जानने से पहले हम देखिए समीकरण हम लेते हैं। समीकरण हम लेते हैं कार्बन, ये क्या है? अधातु, है ना। इसको हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बनता है। तो ये जो CO2 होगा क्या होगा? अम्लीय प्रकृति की। क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। कौन होगा? CO2, है ना। और जब हमको ये कहा जाए कि पता कीजिए अम्लीय प्रकृति की कैसी है, तो उस पता करने का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, उसको हम पहले जल में डुबाएंगे। किसमें डुबाएंगे?
जल में। तो CO2 यहां पे देखो, आप ध्यान दो नहीं तो नहीं समझोगे। CO2 प्लस जल, इसको जब हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3। ये H2CO3 जो है ये क्या है, कार्बनिक अम्ल। क्या है, कार्बनिक अम्ल। इसका नाम क्या है, कार्बनिक अम्ल। यहां हम लिख देते हैं कार्बनिक अम्ल। याद रखना है ये क्या है, कार्बनिक अम्ल, है ना। जब हम CO2 को जल में घोलते हैं, क्योंकि ये धातु ऑक्साइड है जिसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति की है, तो ये जो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को सीधे क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो इससे ये हमको सिद्ध होता है अम्लीय है, तो सिद्ध हो गया ना। अब है दूसरा सल्फर। क्या है, सल्फर। यहां पे अब इसका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लेते हैं सल्फर। क्या लेते हैं, सल्फर। प्लस इसको ऑक्सीजन से क्या कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा भाई, सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान दो, बनेगा SO2। सल्फर ऑक्सीजन से क्या किया, क्या बना, SO2, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे ये जो, इसको हम जल में घोलेंगे। क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। तो ये जो SO2 है, इसको जब हम जल में घोलते हैं, किसमें घोलते हैं, जल में घोलते हैं, है ना। जब हम जल में घोलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, H2SO3। इसका नाम क्या, सल्फरस अम्ल। इसका नाम क्या होगा भाई, सल्फरस अम्ल। क्या होगा, क्या नाम है, सल्फरस अम्ल, है ना। तो ये जो SO2 को जल में हम घोले हैं, जिससे क्या बना है, सल्फरस अम्ल। तो ये क्या है, ये आप देखो यहां ध्यान दो, है ना। ये क्या है, सल्फर। इसको ऑक्सीजन से अभी क्या कराएं, क्या बना, धातु अम्लीय प्रकृति है, ठीक है। उसको फिर हम क्या किए, जांच करेंगे ना कि भाई लिटमस पत्र को क्या नीला से लाल कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम जल में घोलेंगे। किसमें घोलेंगे, जल में। जब हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, जल में जब घोलेंगे तो क्या बनेगा, H2SO3, सल्फरस अम्ल बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जिसमें कि कार्बन और सल्फर का क्या था, अभिक्रिया था। कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया है, CO2, जो जिसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय। इसकी जांच के लिए हम लोग क्या किए हैं, CO2 जो अम्लीय प्रकृति की है, अधातु ऑक्साइड, उसको हम क्या किए हैं, उसको हम फिर जल में घोले हैं। जल में घोलने से हमको ये मिला है कि इसकी जो अम्लीयता होने की जो खासियत तब पता चलता है जब वो लीनियर लिटमस पत्र को जो है लाल कर दे, है ना। लीनियर लिटमस पत्र को लाल कर दे। इसमें क्या है, एक गुण उदासीन। हम अभी क्या पढ़ा है, अम्लीय गुण, है ना। एक क्या था, उदासीन, मतलब धातु या अधातु, अधातु अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, है ना। क्या बनाता है, एक अम्लीय प्रकृति की पदार्थ मतलब अधातु ऑक्साइड बनता है। ये क्या बनता है, उदासीन। ये क्या बनता है, उदासीन। क्या बनता है, उदासीन प्रकृति, ठीक है। एक बनता है अम्लीय, एक होता है उदासीन। तो अम्लीय में हमें अभी प्रयोग में देखा है, अम्लीय में कौन कौन बना है, एक कार्बन, एक एक सल्फर ऑक्साइड, इस दोनों का ऑक्साइड। और यहां पे क्या था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब इस दोनों का हम देखते हैं, है ना। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
दोनों को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, दोनों को किससे अभिक्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी भाई? उदासीन होगी। क्या होगी? उदासीन होगी, है ना? तो उदासीन जो होगी पहले हम देखते हैं, है ना? तो देखो, अधातु का अधातु का उदासीन अभिक्रिया। तो आपको याद रखना है, जब अधातुओं का उदासीन अभिक्रिया आएगी तो वहां पे क्या क्या आएगा? CO। क्या आएगा? CO। उसके बाद NO। उसके बाद क्या आएगा? H2O। उसके बाद क्या आएगा? H2O। उसके बाद कौन आएगा? N2O, है ना? CO आएगा, NO आएगा, H2O आएगा, N2O आएगा। ये सारे क्या आएगा? उदासीन के अंदर। ये सारे क्या आएगा? उदासीन के अंदर। लेकिन जब हम इसको, जैसे कार्बन, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा? जब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो अभी हमने देखा किसका अभिक्रिया देखा? अभी हमने देखा कार्बन का, सल्फर का। इसमें दोनों से अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराए हैं तो क्या बना है? दोनों कंडीशन में बना है अधातु ऑक्साइड, जो कि अम्लीय प्रकृति की थी। जो कि क्या थी? अम्लीय प्रकृति की। इसको हम जल से अभिक्रिया करके देखे हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल किया है। तो उदासीन अभिक्रिया में जो अभिक्रिया होगा उसमें हम पहले लेते हैं किसका? कार्बन का। किसका लेता हूं? कार्बन का। देखो, ये है कार्बन। क्या है? कार्बन O2, C+O2। अब यहां पे देखो, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया करेगा ना, कौन अभिक्रिया करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन। यहां जो अभिक्रिया कर रही है, ये कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में यह आपको समझना है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो ऑक्सीजन होगा उसकी मात्रा क्या होगी? अपर्याप्त। क्या होगी? अपर्याप्त। यहां लिख देना है आपको। क्या लिख देना है? अपर्याप्त मात्रा में कार्य, मतलब यहां पे लिख दो। क्या होगा? अपर्याप्त, इनसफिशियंट। क्या? इनसफिशियंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन से ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO बनेगा। क्या बनेगा? CO। यहां दो, यहां दो। ये बैलेंस है, बैलेंस है। लेकिन अगर हम इसको जल में घोलते हैं, अगर हम जल में घोलते, क्या ये नीले लिटमस पत्र को चेंज करेगा? उदासीन में नहीं करेगा। उदासीन में नहीं करेगा। इससे मतलब क्या है? ये जो अधातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति उदासीन है। इसे क्या प्राप्त होता है? हमें मालूम चलता है ये जो अधातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति क्या है? उदासीन है। अब हम देखते हैं, देखिए, जैसे कि आप जल का ले लो। किसका ले लो? यहां देखो, ये H2O है। ये क्या है? H2 प्लस O2। H2 प्लस O2 क्या बना? H2O। क्या बना? H2O। तो यहां दो लगा दो, यहां जो है दो लगा दो। ये जो अभिक्रिया हुआ है ये क्या हुआ है? उदासीन। क्या हुआ है? उदासीन हुआ है। उसी प्रकार आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो, है ना? ये सारे क्या है? उदासीन है। इसको अगर आप जल में डालोगे तो किसी प्रकार का जो है ये लिटमस पत्र पे कोई क्रियाशीलता नहीं दिखाएगी। क्या नहीं दिखाएगी? कोई क्रियाशीलता जो है हमको नहीं दिखाएगी। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, यहां पे इसके बारे में लिख सकते हैं, अधातु का अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। नोट कीजिए इसको। यहां पर हेडिंग देंगे हम लोग,
अधातु की जल के साथ अभिक्रिया क्या है? जल के साथ अभिक्रिया। पहले हम लोग क्या देखे थे? धातु को जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देखे थे? पहले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? धातु को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? परिणाम में हाइड्रोजन गैस निकलता है, निकलता है ना? क्या मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस। क्या करा के क्या बनाता है? अम्लीय और उदासीन। क्या बनाता है? अम्लीय और उदासीन। यहां पे अब देखेंगे सेकंड में क्या किए थे हम लोग अभिक्रिया में? धातु को जल से करवाए थे ऑक्सीजन के बाद। अब हम लोग चेक करेंगे धातु को अधातु को जल से अभिक्रिया करा के क्या वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलता है? ये चेक करेंगे। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे अब हम जो है पॉइंट देंगे। देखिए जल के साथ जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस है ना उत्पन्न, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। तो अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है हम समझाते हैं, जैसे आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पे, जैसे यहां पे देखो आप H2O है, क्या है? इसको जब हम तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस होगा, है कि नहीं? अब मान लो यहां पे अगर हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन ये मुक्त कर पाएगा क्या? हाइड्रोजन क्यों नहीं मुक्त कर पाएगा ये बताओ? हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं मुक्त होगा? यहां पे धातु में हुआ था, क्योंकि धातु क्रियाशील है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है मजबूती से। हाइड्रोजन उसके अलावा कम क्रियाशील है, तो क्या किया? हाइड्रोजन को हटा दिया, मुक्त कर दिया ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। लेकिन यहां नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? मान के चलो अधातु क्या है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला कि देने वाला? अधातु है ना, लेगा कौन? अधातु। देगा कौन? धातु। इलेक्ट्रॉन देगा कौन? देने की टेंडेंसी किसके पास है? और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी किसके पास है? अधातु के पास। तो ये भी देखो, मान के चलो ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, दोनों तो ग्रहण करने वाला ही है कि नहीं? जब दोनों ग्रहण करने वाला है तो क्या ये इसको विस्थापित करेगा? पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन इसको क्या बोलेगा? अरे तुम कहां जा रहे हो, तुम यहीं रहो। वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन तुमको नहीं देने वाला है। क्लोरीन तुमको इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, वो भी ग्रहण करने वाला है। हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम मेरे साथ ही रहो, है ना? तो ये विस्थापित नहीं कर पाए, हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएगा। समझे इस बात को? तो यहां पे ये साबित हुआ कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, समझे आप लोग? क्या समझ में आया? उसके बाद है अधातु के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हम देखते हैं। तो अब हम लोग देखे थे धातु को तनु अम्ल से अभिक्रिया कराए थे तो हाइड्रोजन गैस निकला था। क्या धातु को हम तनु अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन गैस निकलेगा? ये भी हम चेक करते हैं। तो यहां देखिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोगों का अधातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, अधातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यहां पे हम लिखेंगे दूसरा लाइन, अधातु तनु अम्ल के साथ
अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। क्लियर कर लेंगे। देखो, अधातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। अब देखो बताते हैं, तनु अम्ल क्या हो गया? H2SO4 क्या हो गया? H2SO4 H2SO4। यहां पे देखो, यहां पे जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको दे करके जो है, देखो SO4 के पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है कि नहीं? क्लोरीन के पास अब देखो यहां पे क्या है, क्या क्लोरीन जो है इससे अभी क्या कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना। अब देखो, इससे अभिक्रिया वो कर पाएगा जो कि हाइड्रोजन से अत्यधिक क्रियाशील हो, लेकिन यहां पे क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है क्योंकि क्लोरीन अधातु है। ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी है, ये भी अधातु है, मतलब SO4 है, अधातु प्रकृति की है। यहां पे इस चीज को समझिए आप, हाइड्रोजन इसको क्या बोल रहा है कि भाई उसके साथ मत जाओ, वो तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, अधातु है ना, लेकिन हम तुमको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, है कि नहीं? तुम कहां भटक रहे हो? तो हाइड्रोजन को क्लोरीन विस्थापित नहीं कर पाएगा, अब मतलब क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे करके जो है H2SO4 का निर्माण किया है, तनु अम्ल का निर्माण किया है। तो आपको इससे ये पता चलता है कि अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, तनु अम्ल देख लिए हैं, अब क्या सब रह गया है? धातु में जितना पढ़े थे सारा इसमें भी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अधातु की लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। अधातु की लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील अधातु कम क्रियाशील धातु को कैसे विस्थापित कर देता है? अधिक क्रियाशील अधातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से कैसे विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, और इसको आप नोट कीजिए, है ना। अब थोड़ी देर ऑब्जेक्टिव का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5 मिनट।